पैगाम इंसानियत का असल काम इंसानों को इंसानों से जोड़ना है और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे और हम सोच रहे थे कि हमें किस तरह इसको आगे बढ़ाना है और मोहब्बत पैदा करनी है, इंसानियत पैदा करनी है कि इस वक्त जो दूरियाँ बढ़ाई जा रही हैं और ये जो जिस तरह से मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाफरानी ताकतें जो है मुल्क के संविधान को भी ख़त्म करना चाहिए। इस पर आप क्या बोलना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को आगे आके ये आप जाने दीजिए पिछले 10 साल में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, हमको उसके बदलने के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इनके जो गलत फहमियाँ जो है ऐसे लोगों की, ये जो टोपी दाढ़ी और जुब्बा और कुर्ता पायजामा पहनने वाले सारे आतंकवादी होते हैं क्या? जिन लोगों को कपड़े से पहचानने के लिए कहा जा रहा है, गैर मामूली तरीके से उन्होंने काम किया। हम पैगाम इंसानियत के जो कारकुनान हैं वो दवाखानों में जाते हैं, यतीम खानों में जाते हैं और ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं। कि आज का जो माहौल है जो सोसाइटी में छाया हुआ है, खौफ सा छाया हुआ है, तो उस सिलसिले में ऐसी जो फोरम्स है उसकी निहायत ज़रूरत है। और ये पैगाम इंसानियत एक मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि इंसानियत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज मुल्क का माहौल काबिल लाहौल हो गया है और ऐसे काबिल लाहौल माहौल को दूर करने के लिए पैगाम इंसानियत का मिशन अच्छा है। बॉम्बे की जितनी भी हॉस्पिटल है, KM नायर वगैरह है, बहुत उनको राजावाड़ी है, वहाँ भी उन लोगों को ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं मिल रहा है। तहरीक पैगाम इंसानियत हर मज़हब के दरमियान काम करने पे यकीन रखता है और इसका मकसद ये है कि प्रेम, भाईचारा और इंसानियत के तई लोगों के दिलों में मोहब्बतें जागे। पत्रकारिता जो है वो भी अपने गिरावट के स्तर पे जा चुकी है, यहाँ तक कि NDTV के हमारे जो रवीश कुमार जी हैं उनको भी अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, NDTV छोड़ना पड़ा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक दिन ज़रूर आएगा कि मोहब्बत का पैगाम गालिब होगा, नफ़रत मगलूब होगी और मोहब्बत फैलाने वालों को। इसमें तो इतने कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत एक अच्छी हुई है, बहुत अच्छी उम्दा शुरुआत है, जिसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर एकता और अखंडता जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का माहौल बनना चाहिए। तो बहुत काबिल तारीफ़ है आप लोगों का काम, आप लोगों का जो पैगाम है वो काबिल तारीफ़ है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। Says that every human being originated from one mother. That means everyone are some way or other related. दोस्तों आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। इस वक्त हम जो है साहिल होटल मुंबई सेंट्रल में है, जहां पर पैगाम इंसानियत फोरम की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है हज़रत। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी हज़रत, आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और पैगाम इंसानियत फोरम का मकसद क्या है और क्या आगे अगराज व मकासिद हैं? बहुत ही मामूली और छोटे लफ्ज़ों में और कम अल्फाज में बात अगर कही जाए तो मैं ये बात कहता हूँ कि पैगाम इंसानियत का असल काम इंसानों को इंसानों से जोड़ना है और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे और हम सोच रहे थे कि हमें किस तरह इसको आगे बढ़ाना है और मोहब्बत पैदा करनी है, इंसानियत पैदा करनी है कि इस वक्त जो दूरियाँ बढ़ाई जा रही हैं और ये जो ख़ुदगर्जी की एक फ़िदा पैदा हो गई, हर आदमी अपने चक्कर में रहता है, तो इससे कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा जब है कि आदमी दूसरे के लिए जीना सीखे। तो पैगाम इंसानियत का असल मिशन यही है कि हमारे अंदर ये मोहब्बत पैदा की जाए, दूसरे को देखकर आदमी के अंदर खुशी हो, एक इंसान को देखे तो अपना भाई समझ कर उससे मिले। और ये ख़ुदगर्जी की जो फ़िदा पैदा हो रही है और ये तरह तरह के जो करप्शन की शक्लें सामने आ रही हैं, इनको हमें ख़त्म करना है, दूर करना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। और मुल्क जब भी आगे बढ़ेगा जब हम लोग मोहब्बत से रहेंगे और हर एक के दुख दर्द को समझेंगे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जितनी कम्युनिटी के लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सब इसी मुल्क का हिस्सा है। अगर किसी को कमज़ोर किया जाएगा तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा। तो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को ताकत पहुंचानी है। इससे मुल्क भी आगे बढ़ेगा और इससे एक ऐसी इत्तेहाद की फ़िदा बनेगी कि जिससे बहुत कुछ हम फ़ायदा उठा सकेंगे, उससे हमें ज़िंदगी का भी मज़ा आएगा। हम एक चीज़ और है कि जिस तरह से मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाफरानी ताकतें जो है मुल्क के संविधान को भी ख़त्म करना चाहिए। इस पर आप क्या बोलना चाहिए? भैया हम किसी पार्टी को या किसी मज़हब को हम दोष नहीं देते, ये ज़िम्मेदारी हम सब की है।
ये जिम्मेदारी हम सब की है। संविधान की हिफाजत भी हमें करनी है, मुल्क की हिफाजत हमें करनी है, उसके लिए हमें आगे आना है और मोहब्बत की फ़िज़ा हमें बनानी है। ना हमारी किसी से दुश्मनी है और ना हम किसी को दुश्मन बनाकर रखना चाहते हैं। सब हमारे भाई हैं और मोहब्बत से उनको करीब करना चाहते हैं ताकि ये मोहब्बत की फ़िज़ा आम हो। यही हमारी इंसानियत का मिशन है। हम किसी को भी दोषी करार देकर उसको अलग करना नहीं चाहते, बल्कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मनोज बराड़ी जी भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मनोज बराड़ी जी, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या महसूस किया और इस तरह की कॉन्फ्रेंस आज देश में कितनी ज़रूरी है? देखिए कि बहुत अच्छा लगा कि आज का जो माहौल है, जो सोसाइटी में छाया हुआ है, खौफ सा छाया हुआ है, तो उस सिलसिले में ऐसी जो फोरम्स है उसकी निहायत ज़रूरत है। और हर जगह, हर एक ज़िले में, हर एक शहर में, ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए और फैलनी चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि इंसानों में भाईचारा बना रहेगा और हम अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है वो जान सकेंगे और उसको बखूबी कैसे निभाना है उसकी पहचान कर सकेंगे। हम अपने अंदर झांक के हम अपने खुद को और दूसरों को मदद कैसे कर सके, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मनोज जी, जिस तरह से आपने बात की कि आज बहुत खौफ का माहौल है और इस खौफ के माहौल को पैदा करने में मौजूदा जो है कुछ मीडिया के लोग जो है, या मीडिया हमारे जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं किसी को दोष देने से पहले मैं खुद को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्यों हम वो मीडिया कंज्यूम करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए वो मीडिया, अगर वो मीडिया देखना या पढ़ना हम लोग बंद करेंगे तो मीडिया कुछ छापेगा नहीं, कुछ दिखाएगा नहीं। हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मीडिया दिखाता है। हम लोग बड़े चाव से उसे देखते हैं, इसके लिए मीडिया दिखाता है। तो उसके लिए हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मशहूर और मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल समी बोबेरे साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज इस पयाम इंसानियत फोरम के इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं इतना कहूँगा कि बहुत मुतासिर हूँ और मौलाना अली मियां नदवी ने जो चीज़ शुरू की थी, मेरा उनसे भी एक देरीना राब्ता रहा है मेरे वालिद का, और उन्होंने जो खिदमत की इस मुल्क में, इस देश के लिए भी, इंसानियत के लिए। और ये पयाम इंसानियत एक मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इंसानियत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज मुल्क का माहौल काबिल लाहौल हो गया है और ऐसे काबिल लाहौल माहौल को दूर करने के लिए पयाम इंसानियत का ये मिशन अच्छा है। इन्होंने बहुत सारे उसमें इश्यूज़ पेश किए कि नशे के बारे में करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें इन्होंने जो इश्यूज़ पेश किए हैं उसमें हमारा उनके तायीद हासिल है उनके लिए, और हमसे जो भी खिदमत होगी हम हाजिर हैं। सर, आज पयाम इंसानियत फोरम में ने जो मैसेज दिया है और आपने जो बातें हमने सुनी आपकी बातें, तो एक मुख्तसर जो है मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, मैं पहली बात ये सारी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसके आयोजक हैं। सब्जेक्ट बहुत बढ़िया रखा उन्होंने। संस्थाएं सब्जेक्ट रखना मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, जिसको लागू करना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। क्योंकि पिछले 20-22 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ, पत्रकार भी हूँ, अभी पत्रकार की संस्था चलाता हूँ। तो हमने 20-22 साल में एक ही चीज़ देखा कि बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन हो जाता है, बात हो जाती है, मगर पीछे सब्जेक्ट पीछे रह जाता है। अभी जैसे यहाँ भी हमने देखा है कि विषय कुछ और चल रहा था, विषय कहीं मुड़ गया, तो उस विषय से जो मेन मुद्दा रह जाता है वो खंडित हो जाता है, भटक जाता है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक चीज़ पे आप काम करिए, धीरे धीरे फिर उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ों को योजना में लाते हैं लेकिन वो अलग हो जाती हैं। इसलिए हमारा एक ही है कि पहले एक योजना पे काम करिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे आप धीरे धीरे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी होता क्या है, संस्थाएं जो है ना वो अपना एक मौजू रखती है, उन्वान रखती है, सब्जेक्ट रखती है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, फ़िक्र के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक जाते हैं। तो ये उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुद्दे पर रहे वो। क्या है कि एक इंसानियत के दिमाग खुद है कि बहुत सारी पीड़ाएं जो भरी रहती हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बस बोल दो, बाकी क्या होगा देखा जाएगा। तो उससे भी संस्थाओं को बचना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ठीक है उनका काम है बोलना, लेकिन संस्थाओं को क्या लेना है उसके ऊपर है जो है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप गए होंगे, आप भी जो है ये देखते होंगे कि बहुत लोगों के मन में भरा रहता है, माइक मिल गया, टीवी मिल गया, कैमरा मिल गया, तो उनको क्या बोलना है वही नहीं समझ रहती है।
तो ठीक है, अगर आप 50 लोगों को बुलाएंगे तो उसमें आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे आगे कैसे उनको समझा के लाना है, बुलाना है, अपने साथ रखना है, ये संस्था के ऊपर होना चाहिए जो है तरीके से। सर कि आप खुद सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं ये, और आम लोग समझ नहीं पाते इस बात को। कभी कभी ऐसा होता है, आज देश जो है ना बड़ी कई मुश्किलों से पीड़ित है और ये हमें नज़र आ रहा है। पत्रकारिता जो है वो भी अपने गिरावट के स्तर पे जा चुकी है, यहाँ तक कि एनडीटीवी के हमारे जो रविश कुमार जी हैं उनको भी अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, एनडीटीवी छोड़ना पड़ा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं पहली बात आपको बता दूं कि पिछले 15-16 साल में पत्रकारिता नाम की चीज़ है ही नहीं है। अब तो आप क्लर्क हो गए हैं, पढ़े लिखे, कंपनियों की तरह से जाते हैं, आप कुछ लेके आते हैं, उसको नोट करते हैं, उनको बोल देते हैं। तो पहले लिखने वाला क्लर्क थे, अब बोलने वाले क्लर्क हो गए हैं। जब तक आप पत्रकारिता के लिए ज़मीनी स्तर से नहीं जुड़ोगे, पत्रकारिता का अर्थ होता है कि ज़मीनी स्तर से निचले स्तर से जुड़ के एसी की गाड़ी में बैठकर, एसी के रूम में बैठ के आप पत्रकारिता ज़िंदगी में नहीं कर सकते। हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे साहब, वीके शर्मा जी, जिन्होंने अवतार फिल्म लिखी थी आराधना याद राजेश खन्ना की। उनका एक चीज़ कहना था, मेरे साथ कई साल थे वो, उनका एक कहना था कि अगर आपको राइटर बनना है, पत्रकार बनना है, तो गली जहाँ पे बदबू आ रही है वहाँ से और दारू खाने तक अगर आप नहीं घूम सकते तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 10-15 साल में बहुत कम पत्रकार हो गए हैं, क्योंकि अब तो गाड़ी और एसी में बैठने की आदत खाली नाम के पत्रकार हो गए हैं। हम तो उनको पढ़े लिखे क्लर्क बोलते हैं। पत्रकार वो है जो संघर्ष में चले, संघर्ष की चीज़ को दिखाए। और रविश कुमार का जो आपने नाम लिया, रविश कुमार का नाम इसलिए जाता है कि उसने लीक से हट के जो विषय रखे, लोगों के विषय रखे, जनता के विषय, तो जनता के विषय के लिए आपको भटकना पड़ेगा, और जब भटकोगे नहीं तो आप पत्रकार नहीं बन सकते, सिर्फ क्लर्क बन सकते हैं। इसलिए अब जो है रविश कुमार या 2-4 जो पत्रकार हैं, इसीलिए उनके नाम लिए जाते हैं। नाम है बहुत सारे जो है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पत्रकारिता जो जिंदा भी है इन्हीं लोगों की। जी हाँ, पत्रकारिता अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगी, पत्रकारिता कभी मरेगी नहीं। लेकिन उसमें बस ये है कि कुछ लोग आके एक गोदी मीडिया कब बनेगा? सब गोदी मीडिया ख़त्म हो गए। आपको एक बात बता रहा हूँ, गोदी मीडिया को लोग, आप अभी मैंने चुनाव के कई वीडियो देखे, कई जगह जो चुनाव हो रहे हैं, हमने देख लिया कि मीडिया को जो इज्जत मिलती थी, तो इज्जत किस तरीके से हुर हो गई है। अब तो जैसे भेड़ और बकरियों को लोग चराते हैं, वैसे मीडिया को भगाते हैं लोग। और उसी का कारण है, आपको एक बात बता दूँ कि आज हिंदुस्तान में यूट्यूब चैनल या स्वतंत्र चैनल, मैं उसको तो कहूँगा जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता होती थी, उसी प्रकार से भी स्वतंत्र चैनलों का जन्म हो गया है। और उसके लिए सरकार कोई भी कदम उठाए, लेकिन स्वतंत्र चैनलों को मार नहीं सकती, क्योंकि मीडिया जो चाहे गोदी मीडिया का हो, चाहे कोई भी मीडिया का हो, उससे लोग ऊब चुके हैं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से ये पैगाम इंसानियत मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है, और भी संस्थाओं को फैलाना चाहिए, और पूरे देश में ऐसी संस्थाएं काम कर रही है, तो गोदी मीडिया जो नफरत फैला रहा है, तो क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस इस तरह से जो है काम आएगी और होनी चाहिए? बिल्कुल, हम तो कहते हैं ऐसे हमेशा इनको, ऐसी संस्थाओं को प्रोग्राम हम भी रखते हैं। हमने ये मैंने कल्याण में रखा था, जलगांव में रखा था, भुसावल गए थे, और कई जगह हमको प्रोग्राम रखते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है साहब। आज आपके बच्चों का भविष्य को उज्जवल करने के लिए, भविष्य को करने के लिए ऐसी संस्थाओं में बच्चों को और उनके, और मैं तो कहता हूँ लेडीज़ों को लाना ज़रूरत है, क्योंकि स्त्री जो होती है वो सबसे बड़ी शिक्षक होती है। वो जब यहाँ की समाज की बातें जब अपने घर में सकारात्मक चीज़ें करेगी, तब उसको एक अलग बढ़ावा मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को आगे आके, ये आप जाने दीजिए पिछले 10 साल में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, हमको उसके बदलने के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हमको वो चीज़ को बार बार रट्टा मार के उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको ख़त्म कैसे करें शांति तरीके से, लोगों के अंदर प्रेम सद्भावना ला के, उनको मदद करके, उनको शिक्षा का महत्व बता के, धर्म का महत्व बता के, हम उनको इस तरीके से जब शांति के करेंगे, तो तभी जाके हम अमन और चैन से रहेंगे, तभी जाके समाज में बदलाव आएगा। बहुत सर, आपका ताल्लुक पारसी समाज से है। आज मुसलमानों ने की एक सामाजिक तंजीम ने, पैगाम इंसानियत फोरम ने, ये मोहब्बत, प्यार, भाईचारा और इत्तेहाद को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी। आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आप लोगों का काम, आप लोगों का जो पैगाम है वो काबिल तारीफ़ है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि समाज के जितने निचले स्तर के लोग हैं, जो लोग मतलब गरीबी लेवल से भी नीचे हैं, उनके लिए आप जो कर रहे हैं और करना चाहिए, वो बहुत ही अहम है।
और यू प्लीज़ कैरी ऑन योर गुड वर्क। और वहाँ हमारी तरफ से आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो रिया, तो वी विल बी वेरी हैप्पी। और हम लोग तो अपने छोटे पैमाने पे सब कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो रियली इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू। दोस्तों, पयाम इंसानियत फोरम के अहम जिम्मेदार जुनैद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि पयाम इंसानियत का मकसद क्या है और आगे क्या लाहेअमल है। तहरीक पयाम इंसानियत हर मज़हब के दरमियान काम करने पर यकीन रखता है और इसका मकसद ये है कि प्रेम, भाईचारा और इंसानियत के कई लोगों के दिलों में मोहब्बतें जागे और इंसान एक दूसरे को देखकर मोहब्बत करे, ना कि नफ़रत करे। मोहब्बत तो काम करने का नाम ही पयाम इंसानियत है। जुनैद फारूकी साहब, जिस तरह से आप देश में आपने बहुत जगहों पे दौरे किए, तो आज के इस भारत में आपको क्या माहौल नज़र आया? जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो समझ में आ रहा है और जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो इस वक्त अजीब कश्मकश में इंसानियत है यहाँ पर, कि मज़हब के नाम पे यहाँ पे बांटने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग को इसका बड़ा दुख होता, जैसा कि हम लोग अपनी बातों में कहते भी हैं कि कोई इंसान किसी इंसान को देखकर गाली दे या उसको तकलीफ़ हो या उसको देखकर उसके बारे में नफ़रत का जज्बा पैदा हो, तो हम समझते हैं कि उस इंसान के अंदर की इंसानियत बीमार है। उस बीमार इंसानियत को दूर करने के लिए पयाम इंसानियत काम कर रहा है। पयाम इंसानियत ये भी देख रही है कि जिस तरह से मुल्क में जो हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो नफ़रतों का बाज़ार गर्म कर रहा है, तो पयाम इंसानियत इसके ख़िलाफ़ जो है क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी या क्या करना चाहती है, किस तरह से इसको जहन साजी करेगी? असल चीज़ तो ये थी कि हमारे मीडिया के जो कर्मचारी है, जो लोग हैं, वो भी इंसान है और वो उनको भी ये समझने की ज़रूरत थी कि एज अ इंसान और एज अ ह्यूमन हमको आकर इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। अगर वो इंसानियत के नाम पे नफ़रत फैला रहे हैं या नफ़रत की बात कर रहे हैं तो ये खुद एक बहुत अफसोस की बात है। अब हम लोग का जैसा तरीक़ाकार है, हम लोगों को पॉजिटिव वे में उनको मैसेज देना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं मीडिया को ये बात बताना चाह रहा कि जैसा कि कहा जाता था कि किसी बादशाह के बारे में कि 1000 जाने ज़ेरे क़दम अस्त, कि 1000 जान तेरे क़दम के नीचे है। तो हम मीडिया वालों से कहते हैं कि 1000 जाने ज़ेरे क़लम अस्त, कि 1000 जाने तुम्हारे क़लम के नीचे हैं। अगर तुम गलत लिखोगे तो फितने फैलेंगे, लोग एक दूसरे से टूटेंगे और एक दूसरे की जाने लेंगे। तो अगर वो इंसानियत की मदद करना चाहते हैं तो इस किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव जर्नलिज़म ना करें। ये तो आपने बात की प्रिंट मीडिया की, कलम अस्त यानी कलम की तहरीर के नीचे आपकी, लेकिन जो ज़बान से जहर फैला रहे हैं मीडिया में बैठ के, जो लघु बातें करें, लड़ाने का काम करें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये और ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़तरनाक है। इससे तो जो नफ़रतें दिलो दिमाग तक पहुंचती है वो कलम से नहीं पहुंचती। तो मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि तहरीक के पयाम इंसानियत के इस मतलब को समझिए और इंसानी के नाते इस मुल्क की बका, इस मुल्क का रहना, इंसानों के रहने में अगर इंसान तोड़े जाएंगे तो ये मुल्क टूट जाएगा। अगर इस तरह के अगर आप बार बार करते रहेंगे तो इस सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप नज़र मीडिया से बात करने के लिए, शुक्रिया। मौलाना, जिस तरह से पयाम इंसानियत फ़ोरम मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है, समाज में अखौत भाईचारे का काम कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में, भारत में कुछ ताकतें जो है वो नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रखा है उन्होंने, और इस मुल्क को तोड़ना चाहती है, संविधान को भी ख़त्म करना चाहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इब्तिदाए आफरीनिश से होता चला आ रहा है कि हक़ और बातिल के दरमियान कशमकश जारी रही है और बातिल अपने तमाम वसाइल के साथ हमेशा नमूदार होता रहा है, लेकिन हमेशा हक़ की जीत होती रही है। जैसे फ़िरऔन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तमाम ताकतों के साथ आया, तमाम वसाइल के साथ आया, लेकिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ पर कायम रहे और हक़ की दावत देते रहे, हक़ को फैलाते रहे और हक़ के गलबे के लिए कोशिश करते रहे। तो बिलाखिर अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालिब किया और फ़िरऔन को मग़लूब किया। इसी तरह प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे और आपके और सारी इंसानियत के नबी और रसूल हैं और वो इंसानियत के, ह्यूमनिटी के मैसेंजर हैं, पैगाम्बर हैं, उन्होंने
हक़ की दावत को आम किया, हक़ के गलबे के लिए कोशिशें की, इंसानियत की रहमत और शफ़क़त की तालीमात दी। इसके बावजूद जो उनके मुकाबले में कुफ़ार मक्का थे और दीगर यहूद और नसारा जो आपकी तालीमात को तस्लीम करने वाले नहीं थे, उन्होंने रिशदवानियाँ की, साजिशें की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत और मौइज़त के साथ उनको हक़ की तरफ बुलाते रहे, नेक बातों की तालीम देते रहे, अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देते रहे। दूसरे लफ्ज़ों में इंज़ार और तबशीर का फ़रीज़ा अंजाम देते रहे। बिल आखिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फ़रमाया। लिहाजा हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश नज़र रखना चाहिए और हमें इस्तिक़ामत के साथ मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन ज़रूर आएगा कि मोहब्बत का पैगाम गालिब होगा, नफ़रत मग़लूब होगी और मोहब्बत फैलाने वालों को। पयाम इंसानियत फ़ोरम के अहम ज़िम्मेदार मौलाना उसामा नदवी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़मीन में से भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मौलाना ये बताइए कि पयाम इंसानियत फ़ोरम जो है, जो काम कर रहा है, प्यार, मोहब्बत, अख़वत, भाईचारे का पैगाम आम कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर आज हमें मुसलमानों को, बिलखुसूस मदारिस के तलबा को हुलिये से पहचानने की बात की जा रही है, उनके कपड़ों से पहचानने की बात की जा रही है। तो क्या वजह है कि इस तरह तवज्जो दी जा रही है कि इनके कपड़े से पहचानो? तो इन कपड़ों ने पयाम इंसानियत के फ़ोरम से क्या काम किए? इनके जो गलत फहमियाँ जो है ऐसे लोगों कि ये जो टोपी, दाढ़ी और जुब्बा और कुर्ता पायजामा पहनने वाले सारे आतंकवादी होते हैं क्या? जो आपने बात कही है, ये एक मुल्क का एक ऐसा नैरेटिव है जो आम तौर पर हम सुनते हैं। इस मुल्क में एक आम सड़क पे चलता फिरता नागरिक और जो सबसे ऊंची पोस्ट पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस नैरेटिव को चला रहे हैं। देखिए, हम ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसके ज़रिए अब प्रमोट की जा रही है कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचानिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोगों को उनके चरित्र से पहचानना चाहिए। कपड़ों से तो कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। तो असल चीज़, एक जिस तरह कोई फल होता है, चाहे वो ऊपर से कितना ही खुशनुमा हो, अगर वो अंदर से कड़वा हो तो उसकी खुशनुमाई कुछ काम नहीं आती। वो देखने में खूबसूरत होगा लेकिन कोई काम नहीं देगा। लेकिन अगर कोई फल देखने में खूबसूरत ना हो, काला हो, लेकिन अगर उससे इंसान को शक्ति मिलती हो, उससे इंसान को सेहत मिलती हो, उसका पेट भरता हो, उसकी ज़रूरत पूरी होती हो, तो उस फल की अहमियत होती है। तो इंसान भी जो है, उसका चरित्र वो अहमियत रखता है। कपड़ों से जहाँ तक पहचानने वाली बात है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन सा इंसान ऐसा है जो इंसान कहलाने के लायक है। और इंसान कहलाने के लायक कैसे होगा? अगर वो सभ्य होगा। सभ्य कैसे होगा? उसके संस्कार क्या हैं, वो कितना दूसरे लोगों के लिए भलाई पहुँचाने वाला है, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने वाला है, और वही इंसान मुआशरे के लिए, यानी हमारे सोसाइटी के लिए अहम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नैरेटिव है जो वक्त के साथ मर जाएगा और उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन सच्चाई इंसान के चरित्र में होती है और वो बाकी रहती है। तो हमें कपड़ों से ज़्यादा चरित्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यही मेरा आज इन्हीं हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप कपड़ों से धोखे में मत आइए। हैं, हो सकता है कि उसका जो रैपर है वो बड़ा खूबसूरत हो और अंदर का प्रोडक्ट खाली हो, लेकिन आपको ये देखना होगा, आपको लोगों को परखना होगा। कोई चीज़ सोने की नज़र आती है लेकिन वो पीतल होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों से मिल के देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए और आप उनको करीब से जान पाएंगे। अब जब ये बात कपड़ों की आ ही गई है, दाढ़ी टोपी की और कुर्तों की आ गई है, तो मैं आपकी तवज्जो अभी कोरोना में जो पेश आया उसकी तरफ लाना चाहूँगा। क्या इन्हीं कुर्ते पैजामों ने, दाढ़ी टोपी वालों ने इंसानियत का सबूत नहीं दिया? हर मज़हब के लोगों को क्या उन्होंने मदद नहीं पहुँचाई?
गैर मामूली तौर पे लोग सामने आए और लोगों ने महसूस किया कि ये भी इंसान है, इस वक्त मुश्किल और परेशानी से दो चार है। जिन लोगों को महसूस हुआ कि वो अपनी प्लेटलेट्स दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, वो उन्होंने दिया। लोगों में राशन भी तकसीम किया। कोई इसके अंदर उनके लिए माना ही नहीं रखता था। वो महसूस करते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं, चाहे किसी मज़हब के मानने वाले, उनके साथ सलूक करना यही सच्ची इंसानियत है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में जो कुछ मामला यानी जिन लोगों को कपड़े से पहचानने के लिए कहा जा रहा है, गैर मामूली तरीके से उन्होंने काम किया। हम पैगाम इंसानियत के जो कारकुनान हैं वो दवाखानों में जाते हैं, यतीम खानों में जाते हैं और ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं, आँखों को चेकअप के कैंप्स लगाते हैं। इसमें वो किसी का कपड़ा नहीं देखते, खूनदान रक्तदान का कैंप्स लगाते हैं, तो उसमें किसी के कपड़ों से उनको लेना देना नहीं होता। उनको ये देखते हैं कि एक आदमी है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसके साथ अखलाक का मामला किया जाए, मेहरबानी का मामला किया जाए और मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम किया जाए। सही कहा मोहतरम आपने, क्योंकि ये कपड़ों से पहचानने की जो बात की जा रही है, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये वही कपड़े पहने हुए लोग हैं, वही कुर्ता पाजामा और दाढ़ी और टोपी वाले लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल से लेकर और मुल्क में जब भी इस तरह की बातें आई है, जब भी मुश्किलें आई है, इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, अपनी कुर्बानियाँ दी है और कभी भेदभाव नहीं किया। शुक्रिया आमना सामना मीडिया देखने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौलाना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें तो इतने कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत एक अच्छी हुई है, बहुत अच्छी उम्दा शुरुआत है, जिसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर एकता और अखंडता जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का माहौल बनना चाहिए। देश में टुकड़े होकर नफरत की राजनीति से देश नहीं चल पाएगा और ये एक शुरुआत कहीं न कहीं किसी न किसी को करनी थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है और इंशाअल्लाह इसी तरह अभी ये चलते रहे, यहीं रुकना जानी चाहिए और ये आगे बढ़ते रहनी चाहिए। और ये देश के अंदर जो एक माहौल ख़राब करने का जो सिलसिला चालू है, उसको कहीं न कहीं ब्रेक लगना चाहिए, वो कहीं न कहीं रुकना चाहिए। बस ये इसकी एक शुरुआत है और ये बहुत अच्छा है और मैं दुआ करूँगा कि इसी तरह ये चलते रहे और उसको मजबूती मिलती रहे। आप इंसानियत को क्या सपोर्ट करना चाहिए? मैं हर किस्म का सपोर्ट करने चाहता हूँ, समय से वक्त से उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ, जिससे हमारी कौम की, हमारे समाज की, हमारे मुल्क की सब फलाई होवे, भला होवे और हमारी देश, हमारा राज्य मजबूत हो। तन मन धन सब इंशाअल्लाह ताला जितना बन पाएगा उतना तन मन धन और हर किस्म से वक्त से, दीन से और ज़िंदगी से पूरा साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमारे दोस्त साई सिद्दीकी जी आए, उन्होंने यहाँ लाए और आप जो काम कर रहे थे बहुत सही काम कर रहे हो, बराबर। और ऐसा काम अभी महाराष्ट्र है, मुंबई में होना ही चाहिए और हमारी कहाँ भी ज़रूरत हो तो हम आपको साथ देंगे। जिस तरह तो हमारा ताल्लुक तो सर मीडिया से है, जो हमारी जो संस्था ने पैगाम इंसानियत फोरम जो है, इसके ताल्लुक से हम क्या कहना चाहेंगे सर? इसकी तरह मैं आपको वो भी जो स्लम एरिया वगैरह है में तो पुलिस स्टेशन लोग बहुत जगह पे अत्याचार करते हैं, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना। मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी स्लम एरिया में, उनसे इंसाफ नहीं मिलता तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा जो गरीब लोगों को अनाज बिनाज का जो कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है। हॉस्पिटल में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलती, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और वो यहाँ बॉम्बे की जितनी भी हॉस्पिटल है, KM नायर वगैरह है, बहुत उनको राजावाड़ी है, वहाँ भी उन लोगों को ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, हमारी ज़रूरत है तो हम आएंगे, आप भी साथ दो, कहाँ भी रुकेगा तो हमको बुलाओ। और आप यहाँ ये काम बहुत ही जो गरीब लोगों की दुआ जो लेते हैं और सीनियर सिटीजन को भी जो तकलीफ़ें है उनको, गरीब लोगों को, तो उसके लिए करो तो हमारा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। हमारी जितनी भी टीम है आप लोगों को साथ देगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कार्ड। See, genetic studies have recently proved that the human beings emerged from single parents. The mitochondrial Eve says that every human being originated from one mother. That means everyone are some way or other related. So, everyone born in this world is entitled for all the privileges that is available at our disposal, whether it is education or is it health or it is food.
These are the basic necessity of human beings, and every human being born in this world are entitled. And some people, out of their own greediness, deprive the entitlement and amass wealth. If someone is having more wealth, that means he has deprived somebody's entitlement. So this is where the humanitarianism comes in the picture. Because once people think that he is my fellow human being, he will not deprive his entitlement or her entitlement. So once we understand this basic principle that we all emerge from one single parent, slowly the humanism will come in place, and I'm sure the earth itself will emerge into a kingdom of God, and the organizers have done a wonderful job of taking a good initiative, and I could really fellowship with many people, talk to people and share my views, and it was indeed a great evening. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Very, very thanks, sir. Good.